दोस्तों दोस्तों हम सब ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कांस्टेंट असेंबली संविधान सभा के सदस्यों की संरचना के बारे में। इस वीडियो में हम सब अध्ययन करेंगे चुनाव प्रणाली और संविधान सभा की कार्य विधि के बारे में। प्रोसीडिंग प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट असेंबली के बारे में हम सब इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हम सब ने पिछली वीडियो में ये देखा था, जाना था कि जो संविधान सभा है उसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 389 है, 389 है, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट था 296 और दूसरा पार्ट था 93। ये जो हिस्से थे ये थे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। ऐसे क्षेत्र जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। और ये जो क्षेत्र था, ये जो सदस्य संख्या थी, ये थी देशी रियासतों की, प्रिंसली स्टेट की, देशी रियासतों की, प्रिंसली स्टेट की। ये जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जहां ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो, ऐसे मेंबर्स उस रीजन से आने थे जिनकी संख्या थी 296। इस संख्या को, इस नंबर को एक बार पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक बार पुनः 2 पार्ट्स में सेपरेट किया गया, अलग किया गया, डिवाइड किया गया, और ये निकल करके आया था 292, 292 और 4 में। ये जो थे ये ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रोविंस से थे, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस से थे। ये जो थे यह चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, A, B, C और D। A से अजमेर मारवाड़, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। हमने आपसे ये बताया था कि ये जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या निर्वाचित होनी है, और ये जो सदस्य संख्या है इनका मनोनयन होना है, इनको नॉमिनेट किया जाना है, इनको इलेक्ट किया जाना है। इनको नॉमिनेट राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाना है, इनको इलेक्ट विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना है। आइए देखते हैं, इनको जब इलेक्ट किया गया, इनका जब चुनाव हुआ तो क्या परिणाम निकल करके आए। चुनाव कब हुआ? चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा सदस्यों के लिए चुनाव हुए। ये चुनाव संपन्न हुए। इन चुनाव में जो परिणाम निकल करके आया वो परिणाम क्या था? परिणाम था कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को
73 सीट मिली और अन्य को, अदर्स को 15 सीटें प्राप्त हुई। अदर्स को 15 सीटें प्राप्त हुई। अगर आप इसे काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये निकल करके 296 ही आएगा। इस 15 की अगर बात करें तो इस 15 में भी 7 ऐसे थे जो किसी न किसी पार्टी से रिलेट थे। 7 ऐसी छोटी छोटी पार्टियां थी हमारे देश में जिन्होंने एक एक सीटें प्राप्त की थी, जिन्होंने एक एक सीट प्राप्त की थी। इसके अलावा 8 ऐसे थे जो निर्दल थे, इंडिपेंडेंट थे, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि 7 जो सदस्य हैं, ये 7 सदस्य किसी पार्टी से हैं, छोटी छोटी पार्टी से हैं, और 8 क्या हैं? 8 निर्दल हैं। दोस्तों, ये चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव जब संपन्न हुआ तो आप सब देख पा रहे होंगे कि इसमें कांग्रेस की सदस्य संख्या ज्यादा है, मुस्लिम लीग की कम है। मुस्लिम लीग की डिमांड थी, मांग थी कि भारत का विभाजन किया जाए, भारत का बंटवारा किया जाए। इस चुनाव परिणाम आने के बाद ये जो मांग है, ये मांग और तेज हो गई। इसी के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद अंततः मुस्लिम लीग ने यह तय किया कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है। लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, और इस बैठक में संविधान सभा के कुल सदस्य जो होते हैं, उन कुल सदस्यों में से मात्र 207 सदस्य ही संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक में शामिल होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब संपन्न हुई, उस समय संविधान सभा में मात्र 207 सदस्य शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, और देशी रियासतों ने अभी तय ही नहीं किया था कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं होना है। अर्थात देशी रियासतों ने भी एक तरह से क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था, जिस कारण से संविधान सभा में पहले दिन मात्र 207 लोग उपस्थित हुए। संविधान सभा की जब कार्रवाई आगे बढ़ती है, तब अंततः मुस्लिम लीग इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हम बाहर रह करके कुछ नहीं कर सकते, हमें संविधान सभा में चलना चाहिए, विरोध प्रदर्शन वहां से करने चाहिए। और फिर संविधान सभा में शामिल हुई कौन? मुस्लिम लीग। और बाद में यह मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद संविधान सभा की कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने लगी। जब अवरोध उत्पन्न करने लगी, अंतिम में विवश होकर के हम सब ने यह तय किया कि भारत का विभाजन ही अब एकमात्र विकल्प है। ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पिछली वीडियो में हमने बताया था, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने उस समय भारत के जो वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल को वापस बुला लिया, और उनके जगह पर एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन जब
भारत आते हैं तो भारत विभाजन के लिए योजना प्रस्तुत करते हैं 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना प्रस्तुत करने के बाद भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार होती है और अंततः यह तय हो जाता है कि भारत आजाद तो होगा, लेकिन आजाद भारत, जब भारत आजाद होगा तो भारत की क्या होंगे, बंटवारे के साथ, अर्थात भारत टुकड़ों में आजाद होगा। हम सब बात कर रहे हैं संविधान सभा के पहले दिवस की, कि पहले दिवस में इतने ही क्यों हुए थे। इसके पीछे का कारण यही था कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, विरोध किया था। देशी रियासतों ने शामिल होने से मना किया था। अंतिम में मुस्लिम लीग शामिल तो हुई, लेकिन उसका परिणाम हुआ क्या, भारत विभाजन। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों चुना जाता है, क्योंकि यह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ये सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही क्यों चुना जाए, तो यह कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था फ्रांस से। किस देश से लिया था, यह कॉन्सेप्ट हमने लिया था फ्रांस से। अच्छा, जब फ्रांस में संविधान सभा का गठन हो रहा था तो पहली बार जिसे अध्यक्ष बनाया गया था वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर थे। इसी दिन एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का क्या चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन चुना गया। संविधान सभा की जो अगली बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है, वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को होती है और इस दिन संविधान सभा ने अपना एक परमानेंट चेयरमैन चुना। हमने क्या कहा कि पहली बैठक होती है। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन क्या हुआ, एच.सी. मुखर्जी को अस्थायी टेम्परेरी चेयरमैन और एच.सी. मुखर्जी को क्या, उपाध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी को क्या चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया। जो दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन तथा सर बी.एन. राव को संवैधानिक
सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया। आपको बताते चले कि सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको संविधान सभा का क्या बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार। क्यों? क्योंकि ये बहुत योग्य व्यक्ति थे, संविधान से इनका काफी गहरा रिश्ता था। इस चीजों को हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं। जैसे एक क्लासरूम है, हम सब पढ़ते थे, जब क्लास में पढ़ते थे तो उसमें एक मॉनिटर हुआ करता था। तो वही मॉनिटर जो है उसी को हम लोग अध्यक्ष यहाँ बोल सकते हैं। जैसे 389 जो सदस्य हैं, अगर इनमें कोई एक हेड तो होना चाहिए। अगर हेड नहीं होंगे तो ये लोग व्यवस्थित ढंग से काम कैसे करेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कोई भी संस्था ले लीजिए, आप अपने परिवार को देख लीजिए, तो सभी परिवारों में कोई ना कोई हेड होता है, सभी संस्थाओं में कोई ना कोई हेड होता है। हमारा यही देश है इतना बड़ा, तो इसमें कोई ना कोई तो होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष वो है जो संविधान सभा का सदस्य है। उपाध्यक्ष कौन? जो संविधान सभा का क्या है, सदस्य है। आइए हम सब आगे बढ़ें और देखते हैं कि यह 2 बैठकें हो गई। जब संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए, तब क्या हुआ? तब हमारे संविधान सभा में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए गए, तब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, इंग्लिश में कहें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये था क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? तो पहले तो ये जानिए कि ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कहाँ किया गया? संविधान सभा में किया गया। संविधान सभा में किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? जैसे हम सब कोई घर बनाने जाएं, तो घर बनाने से पहले हमारे पास एक नक्शा होता है कि हमें इस घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, कितना ड्राइंग रूम होना चाहिए, कितना बेडरूम होना चाहिए, किचन। आज के समय में तो किचन भी एक घरों में एक से अधिक किचन की व्यवस्था आप सब देखते हैं। कहाँ पूजा घर होना चाहिए। तो एक प्रकार का जो घर बनाने से पहले जो नक्शा होता है, ठीक उसी प्रकार का ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव था, जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं। उन संविधान को बनाते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, उस संविधान में हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे, हमारा भारत कैसा होगा, हमारा भारत कैसा होगा, हम भारत, ये जो संविधान बनाने जा रहे हैं, इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे हम घर बनाने जाते हैं तो उस घर का हमारा उद्देश्य होता है कि उस घर में हम रहेंगे। हम ये संविधान बनाने जा रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य होगा, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो संविधान का उद्देश्य होगा क्या, संप्रभुता। संप्रभुता बोले तो सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब भारत एक ऐसा भारत, भारत एक ऐसा भारत बनेगा। कैसा भारत,
सोवरेन कंट्री होगी। हम सब कहते हैं इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने आंतरिक मामलों में, भारत के अंदर क्या होगा और भारत के बाहर क्या होगा, ये भारत तय करेगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसमें पहला जो ये इन्होंने बता दिया था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, उस संविधान का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस संविधान के द्वारा हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो भारत जो कहे भारत के अंदर क्या हो, भारत के बाहर क्या हो, वही हो। अर्थात भारत अपने आंतरिक मामलों, अपने बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। एक शब्दों में कहें, संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, तो इसे एक शब्दों में कहा जा सकता है, न खाता न बही, जो भारत कहे वह सही। सॉवरेनिटी का मतलब समझ में आया कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता, भारत को हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। उद्देश्य प्रस्ताव में एक शब्द और रखा गया था। क्या था वो शब्द? वो था क्या? लोकतंत्र। क्या था? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें एक उद्देश्य था क्या कि भारत को हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे शासन चुनी हुई सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा किया जाएगा। लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां का शासन जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार करती है। ऐसी ही व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत को कैसा भारत बनाना है? भारत को लोकतंत्र भारत बनाना है। भारत को कैसा भारत बनाना है? तो भारत को गणतंत्र भारत बनाना है, रिपब्लिक कंट्री बनाना है। हम सब कहते हैं इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो हेड ऑफ नेशन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वह इलेक्ट होता है। वह वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। हम देखें, हमारे वहां डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में लोकतंत्र है और ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत में तो गणतंत्र है, भारत में रिपब्लिक सिस्टम तो है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्राउन का जो सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा, वही क्या होगा? क्राउन होगा। अर्थात वहां पे क्राउन के लिए चुनाव नहीं होते हैं। इसलिए इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन ब्रिटेन क्या है? रिपब्लिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत को और कैसा भारत बनाएंगे, उद्देश्य प्रस्ताव में था। और आज हम सब देख पा रहे हैं, कि हमारे देश में संप्रभुता है, हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में गणतंत्र है, हमारे देश में क्या है? समानता है, इक्वलिटी है। आपको काम करने की, कहीं आने जाने की क्या है? आजादी है। हमारे देश में क्या है? स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, लिबर्टी है। हमारे देश में पहले होता था कि इस जाति का व्यक्ति है तभी ये काम कर सकता है, इस जाति का व्यक्ति है तभी ये काम कर सकता है। आज के समय में कोई ऐसी बात नहीं। जिसको जो मर्जी करे, अपने आर्थिक उन्नति के लिए वो काम कर सकता है। भारत में क्या है? स्वतंत्रता है। भारत में क्या होना चाहिए? तो न्याय होना चाहिए। न्याय कैसे होना चाहिए? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। कैसा न्याय होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। न्याय 3 प्रकार के होते हैं। जब हम सब प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बाद में इसे कुछ संशोधनों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया, प्रियम्बल बना दिया गया। दोस्तों, जब हम सब प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, जब प्रियम्बल पढ़ेंगे हम सब, तब इस उद्देश्य प्रस्ताव के एक एक शब्दों को हम सब विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे आज का जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें आपको शब्द मिलते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट,
सेकुलर और इंटीग्रिटी ये शब्द मिलते हैं, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव इसमें नहीं थे, हमारे मूल प्रियम्बल में नहीं थे। बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित करके जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इस शब्द को, कौन से शब्द को, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया था। तो जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे तो इस सारे शब्दों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपने ये जाना कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका उद्देश्य, जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये उद्देश्य प्रस्ताव जब प्रस्तुत हो गया, कहाँ प्रस्तुत हुआ था? संविधान सभा में प्रस्तुत हुआ था। संविधान सभा में जब ये प्रस्तुत हो गया तब ये पास भी कर दिया गया। कब पास किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया। आपके घर में कुछ काम होने वाला है तो लोग, या आपके पिताजी, माताजी है, या आप कोई प्रस्ताव लाते कि ये होना चाहिए, तो लाते हैं आप। जरूरी नहीं है कि उस बात को मान लिया जाएगा, और माना भी जाएगा तो जरूरी नहीं है कि जैसा आप बोल रहे हैं या पिताजी बोल रहे हैं, माताजी बोल रहे हैं, उसी रूप में मान लिया जाएगा। जरूरी है कि उसमें कुछ संशोधन भी कर दिए जाएं। अर्थात कोई बात रखी जाती है तो रखी जाने के बाद उसे स्वीकार भी किया जाता है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे संविधान सभा ने पारित कर दिया, पास कर दिया, या हम कहें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कब किया? 22 जनवरी 1947 को कर लिया। दोस्तों, जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, स्वीकार कर लिया गया, तब विभिन्न समितियां बनाई गई। संविधान सभा की विभिन्न समितियां बनाई गई, कमिटीज बनाई गई। उन कमिटीज के अलग अलग चेयरमैन बनाए गए। उन चेयरमैन को, उन कमिटीज को अलग अलग काम सौंपे गए। इन समितियों में एक परामर्श समिति थी। उस परामर्श समिति ने लोगों से सुझाव मांगे कि आप सुझाव दीजिए, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमारे संविधान में क्या होना चाहिए। जब परामर्श समिति ने सुझाव मांगा तब देश के विभिन्न हिस्सों से सुझाव गए। उसी सुझाव के आधार पर एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार किया गया, रफली तैयार किया गया। उस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। किस समिति का? प्रारूप समिति का। इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी का। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। किसके लीडरशिप में, किसके चेयरमैनशिप में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। कितने लोग थे इसमें? इसमें 7 लोग थे। कितने लोग थे? इसमें 7 लोग थे। ये समिति काम करना शुरू की। इस समिति ने क्या किया, इसके बारे में हम सब अध्ययन करें। थोड़ा सा उससे पहले हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अध्ययन कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, अभी हम बात कर रहे हैं 29 अगस्त 1947 की, इससे पहले 15 अगस्त 1947 को
हमारे भारत का विभाजन हो चुका है। क्या हो चुका है? हमारे भारत का विभाजन हो चुका है, भारत आज़ाद भी हो चुका है। जब ये संविधान सभा बनी थी, जब ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन अभी हमारा भारत आज़ाद भी हो गया है और हमारे भारत का बंटवारा भी हो गया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत, हम सब देखें, संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या 389 थी, वह 389 सदस्य संख्या घट करके 299 हो गई। कितनी हो गई? 299 हो गई। ये दोनों डाटा मिलते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कहीं कहीं होगा 389, कहीं कहीं होगा 299। 389 बंटवारे से पहले, आज़ादी से पहले 389, 299 बंटवारे के बाद 299। 299 जब हुआ बंटवारे के बाद, तो दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस जगह से थे, जिस जगह से थे, बंगाल, पूर्वी बंगाल, जैसुर कुलना नामक जगह है, वहां से ये चुन करके आए थे और वह जगह पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। कहाँ चली गई? पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। अर्थात बंटवारे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान के किस हिस्से में? पूर्वी पाकिस्तान, जो आज वर्तमान का बांग्लादेश है। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई के प्रधानमंत्री, पहले प्रांतों में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, अर्थात संविधान बनने से पहले प्रांतों में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय बंबई के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था बीजी खेर। उनके पास वो पत्र लिखते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पत्र में यही लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सीट है वह पूर्वी पाकिस्तान में चली गई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इनका संविधान सभा में होना जरूरी है। इसके बाद बंबई की एक जगह पूना की जो सीट होती है उसको रिक्त कराई जाती है। एम.आर. जयकर उस पूना सीट से सदस्य होते हैं। ये त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, बाद में यहाँ चुनाव कराए जाते हैं और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत करके एक बार पुनः संविधान सभा में पहुंचते हैं। ये स्टोरी बहुत दिलचस्प होने वाली है। अब संविधान सभा की कार्यविधि, हमारा संविधान कैसे बना, यहां तक हमने ये जाना कि हमारे संविधान सभा कैसे बनी। अब हमारा संविधान कैसे बना, इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।